हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नूरुसलाम और आज हम बात करेंगे एसएसबी के बारे में। ओके, बिफोर गोइंग फर्दर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, घर से ही पढ़िए। कोशिश करिए कि अपने घर पे रहकर सारी चीज़ों को पाइए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बाहर खतरा बहुत है और इस खतरे से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको खुद सुरक्षित रहना है। ठीक है, आप लोग यंग हैं, ठीक है, हो सकता है इस वायरस का असर आपके ऊपर कम हो, लेकिन आपकी फैमिली भी है, उसमें बूढ़े लोग भी हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं, तो उनके बारे में सोचिए और प्लीज़ अवॉइड टू गो आउटसाइड। नाउ, आज हमारा जो सेशन है हम अब उसके बारे में बात करते हैं और सब लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, यही मेरा कहने का मेन तात्पर्य है। चलिए आज के इस सेशन की बात करते हैं। इस सेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो सेशन है वो है हमारा एसएसबी सेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कुछ एसएसबी के बारे में हमें टिप्स दीजिए, हमें बताइए कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आज मैं आपको एसएसबी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, एसएसबी बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है। कोई कहे कि मैं आपको एसएसबी के लिए तैयार करा दूंगा तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो एसएसबी आपकी हॉनेस्टी पर डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं कि आप एसएसबी में कुछ रट के जाएं और वही चीज़ आपको मिले और आप वही आंसर दें जो आपको रटाया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, एसएसबी में जो लोग बैठे रहते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आपसे बहुत आगे की सोचते हैं, तो वो कभी भी रटी रटाई चीज़ों के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ चीज़ों को समझ कर ध्यान कर आपको चलना है। एसएसबी एक नेचुरल फिनोमिना है, आपके अंदर का जो नेचुरल व्यक्ति है, आपको आपके अंदर की नेचुरल चीज़ों को बाहर निकालना है और आपको अपना रियल साइड उनको दिखाना है। ठीक है, और वही रियल साइड, आपको कुछ छुपाना नहीं है ना। वो आपकी रियलिटी को ऑलरेडी जज कर चुके होते हैं और वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप उनसे कितने लॉयल हैं। इन सारी चीज़ों पर एसएसबी डिपेंड करती है बच्चा लोगों, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक जानकारी से। आप लोग में से ज़्यादातर लोग जानते हैं एसएसबी के बारे में। व्हाट इज़ एसएसबी? तो एसएसबी का तो पहली चीज़, तो बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनको एसएसबी का फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है। तो भैया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है that assess the candidate for becoming officer into Indian Armed Forces. Okay, और इसमें कई सारे बोर्ड्स होते हैं। द बोर्ड इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर यूजिंग एन स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल। इसमें कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं ऑफ इवेल्यूएशन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये एक ऐसा बोर्ड होता है जो ऑफिसर्स की सिलेक्शन में मदद करता है। ऑल ओवर इंडिया एसएसबी सेम होती है, चाहे वो आप सीडीएस की देख लो, एनडीए की देख लो, टीईएस की देख लो, एनसीसी लेटरल एंट्री, ऑल ओवर इंडिया एसएसबी आर सेम, है ना। एसएसबी मतलब सेम 5 दिन का फिनोमेना होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स होते हैं। कुछ बोर्ड का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कुछ बोर्ड का प्रोटोकॉल थोड़ा सा इजी होता है। जैसे बहुत से नए बने बोर्ड्स होते हैं तो वो थोड़े से लीनियंट होते हैं, लेकिन जैसे बहुत पुराने बोर्ड होते हैं वो लीनियंट बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें स्टूडेंट को जज किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी को, उनके इंटेलिजेंस टेस्ट को, और फिर आखिरी में एक इंटरव्यू के बाद सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर जज की जाती हैं, ये याद रखिएगा। आप जो ओरिजिनल हो वही आपको दिखाना है। आपकी इंटेलिजेंस आप घटा बढ़ा सकते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड। और इंटरव्यू में आपको अपनी ओरिजिनलिटी, मतलब जो आपने पहले बताया है और जो आप इंटरव्यू में बता रहे हो, हमेशा मैच करना चाहिए। ये सब चीज़ों को आपको एकदम ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और जो आपका एसएसबी होता है, ठीक है, ये किस तरह का टेस्ट होता है, ये एक तरह का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, एक तरह का टेस्ट होता है। आप लोग देखिए, एसएसबी एनडीए देने के बाद भी देते हो, सीडीएस देने के बाद भी देते हो,
ठीक है, ये रिटर्न के बाद की एसएसबी होती है। अब होता क्या है, देखो जब आप एनडीए रिटर्न का एग्ज़ाम निकाल के आते हो तो भैया फिर यहाँ पर एसएसबी में अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्क्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन टीईएस की एसएसबी भी सेम होती है, लेकिन वहाँ पर स्क्रीनिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे स्क्रीनिंग के चांसेस 5% होते हैं, मतलब अगर 100 स्टूडेंट गया है तो 5 स्टूडेंट ही स्क्रीनिंग होगा। और एनडीए सीडीएस में क्या होता है, ऑलरेडी लड़के कट छट के आ चुके होते हैं, तो यहाँ पर अगर 100 स्टूडेंट जाता है तो 35 स्क्रीनिंग हो ही जाते हैं। यहाँ पे 35% चांसेस है कि आप स्क्रीनिंग होकर 5वें दिन तक कॉन्फ्रेंस तक जाओगे। कि ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होता है ये सब मैं आगे बात करूँगा। ये जितने भी एसएसबी के टेस्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया सेम पैटर्न पे होते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ कितनी हैं और बच्चे डायरेक्ट आ रहे हैं कि रिटर्न पे आ रहे हैं। अगर रिटर्न दे के आ रहे हैं तो 35% बच्चे ऐसे होते हैं जो आराम से अगले चरण में अगले लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर डायरेक्ट आ रहे हैं, एनसीसी की एंट्री है या फिर टेक्निकल एंट्री है, यूनिवर्सिटी एंट्री है, बहुत सारी एंट्रियां होती हैं। अगर उन एंट्रियों के थ्रू आप जा रहे हो तो फिर क्या है, 100 बच्चे आ रहे हैं तो 5% ही आगे बढ़ पा रहे हैं। चलिए, ये टेस्ट रिटन और प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें एक पैनल होता है एसएसएस का, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी के बहुत स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, जिनमें एक साइकोलॉजिस्ट होता ही होता है, एक जीटीओ ऑफिसर होता है, ठीक है, और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। तो ये पैनल में 3 लोग तो होते ही होते हैं जो आप पर हमेशा नज़र गड़ाए होते हैं, जो आपको चीज़ों को देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को देखता है, जीटीओ आपके ग्रुप टास्क को मैनेज करता है, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एग्जामिन करता है, और इंटरव्यूअर आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करके आखिरी में आपको मार्क्स देता है। ये याद रखिएगा। एसएसबी याद रखना, अगर आप एनडीए सीडीएस में से कहीं से भी जा रहे हो तो जितने नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है उतने नंबर की एसएसबी होती है। फॉर एग्जाम्पल एनडीए का रिटर्न एग्जाम अगर 900 नंबर का है तो 900 नंबर की एसएसबी होगी। सीडीएस में अगर आईएमए और ओटीए दोनों का मिला के जा रहे हो तो 300 नंबर की रिटर्न होता है, तो 300 नंबर की एसएसबी। और ओटीए के लिए जा रहे हो तो 200 नंबर का रिटर्न, तो 200 नंबर की एसएसबी। तो जितने नंबर का आप रिटर्न देते हो उतने नंबर की एसएसबी भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, ठीक है। 13 सिलेक्शन बोर्ड से ज़्यादा हो चुके हैं, फिलहाल मैं 13 को लेकर चलता हूँ, 13 से ज़्यादा हैं। 4 बोर्ड जो इंडियन आर्मी के लिए हैं, 4 बोर्ड इंडियन एयरफोर्स के लिए है, 5 बोर्ड इंडियन नेवी के लिए है, ठीक है। और पूरे इंडिया में एसएसबी का 5 दिन का इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। देयर आर 5 डेज इवैल्यूएशन प्रोसेस इन इंडिया। 5 दिन का इवैल्यूएशन प्रोसेस, मतलब 5 दिन तक एसएसबी चलती है। अब एसएसबी का कॉल किसको आता है? कुछ लोगों को डायरेक्ट एसएसबी का कॉल आता है, कुछ लोगों को डायरेक्ट एसएसबी का नहीं बल्कि रिटर्न के बाद एसएसबी का कॉल आता है। ओवरऑल आपकी एसएसबी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी किसी भी बोर्ड में हो सकती है। सबसे टिपिकल बोर्ड इलाहाबाद बोर्ड माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जो इलाहाबाद बोर्ड से रिजेक्टेड लड़के भी होते हैं उनको दूसरे बोर्ड में बहुत इज्जत दी जाती है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब एसएसबी के 5 दिन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो 5 दिन का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है जो हमें डिस्कस करना है। पहला दिन डे 1 स्क्रीन इन। अगर आप स्क्रीन आउट हो गए तो भैया यहाँ से ख़त्म सब, है ना, यहाँ से सारा सफ़र ख़त्म, आप वापस घर पहुँच जाते हो, ठीक है। अगर स्क्रीन इन होते हो तो फिर अगले दिन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, और तीसरे और चौथे दिन आपका ग्रुप टेस्ट होता है ना, जीटीओ जिसे बोलते हैं। और 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है ना। आपका ओवरऑल रिजल्ट बताया जाता है। कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं, कुछ लड़के कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ भी होते रहते हैं। आमतौर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ शुरू हो जाते हैं। डे 2 से आपका पर्सनल इंटरव्यू शुरू हो जाता है। वो किसी भी दिन हो सकता है, उसके लिए कोई फिक्स डे नहीं होता। आपका इंटरव्यू कब हो जाए ये कोई नहीं जानता है ना। वो रैंडमली बुलाते रहते हैं और आपका इंटरव्यू लेते रहते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल तरीके से प्रूव करना है ना। जो आप ओरिजिनली हो वो ही आपको बताना है। चलिए अब इन 5 दिन की प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी आपका एसएसबी होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है, ठीक है। मनासा, वचा, कर्मणा, ये 3 संस्कृत के वर्ड हैं, ठीक है।
मनासा संस्कृत में मतलब होता है माइंड, बुद्धि। ठीक है। वाचा मतलब स्पीच, बोल। और कर्मना मतलब एक्शन। तो पूरा का पूरा एसएसबी तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है, दिमाग, बोलना और एक्शन करना। ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको जो जब सही लगे आपको उस पर जाना है, कोई रटी रटाई चीज़ों के पीछे मत जाइएगा। ऑल ओवर इंडिया एसएसबी कराने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपको मगअप करवाते हैं, रटाते हैं, लेकिन याद रखिएगा रटे रटाया लड़का हमेशा बाहर होता है, क्योंकि वो एसएससी वाले ऑलरेडी फिगर आउट कर लेते हैं कि भैया ये लड़का तो रट के आया है, इसको सिखाया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा जो मैं यहाँ लिख रखा हूँ, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर इन एसएसबी। ठीक है। एज एवरी इंडिविजुअल एक्ट इज डिफरेंट वे टू द सेम सिचुएशन। ठीक है। द एम इज टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज राइट फिट टू बिकम एन ऑफिसर इन अ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है। एसएसबी में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है, कोई भी सही आंसर गलत आंसर नहीं होता है। वो सिर्फ आपकी जजमेंटल स्किल्स को चेक करना चाहते हैं कि आप सिचुएशन रिएक्शन कैसे करते हो और क्या आप ऑफिसर बनने के लिए फिट हो कि नहीं। बस इन सारी चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स जो हैं यहाँ पीछे लिखे हुए हैं मेरे, इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं डे ज़ीरो से। डे ज़ीरो मतलब शुरुआत होती है डे वन से पहले का कुछ समय, डे ज़ीरो। ठीक है। ये वो दिन होता है जिस दिन कैंडिडेट को सुबह सुबह रिपोर्ट करना होता है ना। कैंडिडेट को बोला था भैया सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट कर लो, है ना। एसएसबी कॉल लेटर मिलता है, उसमें सब लिखा होता है। बहुत लड़का बड़ा मन से 4 से 8 बार तो पढ़ ही लेता है ना। ठीक है। और उसको रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट करना होता है 7 से 8 बजे के बीच में। ठीक है। फिर एसएसबी ऑफिशियल्स आते हैं, उनको लेके चले जाते हैं। ठीक है। और फिर इस दिन फिर क्या होता है, इस दिन फिर अगली चीज़ ये होती है कि उसको एक बड़े से हॉल में, टेस्टिंग हॉल में बिठा दिया जाता है, जहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसको चेस्ट नंबर मिलता है। ठीक है। और वही चेस्ट नंबर उसकी पूरी आइडेंटिटी होती है। चेस्ट नंबर के थ्रू उसकी सारी डिटेल रख दी जाती है और उसी से उसकी पूरी आइडेंटिटी बन जाती है और उसी के थ्रू उसको पहचाना जाता है। ठीक है। और उसको पूरा शेड्यूल बता दिया जाता है 5 दिन का, जो भी टेस्ट होने होते हैं वो बताए जाते हैं, सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस, सारी बेसिक चीज़ें पहले दिन सब कुछ बताया जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आपको वहाँ बताया जाएगा। ठीक है। डे ज़ीरो से शुरुआत यही होती है, चेस्ट नंबर मिल जाता है, ये पहली चीज़ होती है और आपको उसी नंबर से अब पहचाना जाता है। ठीक है। फिर आता है डे वन। डे वन ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। जिसने इस दिन को पॉजिटिव तरीके से ले लिया वो भैया 5वें दिन तक रुकेगा, और जो इस दिन में स्क्रीन इन हो गया तो वो तो 5वें दिन तक रुकेगा, लेकिन जो स्क्रीन आउट हो गया तो फिर भैया वो घर जाएगा, बोरिया बिस्तरा बांधेगा और चला जाएगा। ठीक है। ये स्टेज वन होती है, हम इसे स्टेज वन बोल सकते हैं। इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला तो एक रिटन टेस्ट होता है जो कि बहुत आसान होता है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वर्बल नॉन वर्बल की रीजनिंग का इंटेलिजेंट टेस्ट होता है 50-50 क्वेश्चनों का, जो कि बच्चा बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन दूसरा टेस्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं पीपीडीटी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा लोगों। इस टेस्ट को ही स्क्रीनिंग टेस्ट का मेन हिस्सा कहा जाता है। ये वाला तो आप बहुत आसानी से आगे बढ़ के निकाल लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत समझदारी से करोगे तब भी हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करके जाओगे, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की बुक्स आती है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मैं भी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। आप में से जो भी हमारे एसएसबी प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है 7860716884। ठीक है। इसमें बस आपको ये लिखना है ज्वाइन एसएसबी, बस इतना लिख के मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना है, और फिर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको एसएसबी की पूरी जानकारी लेनी है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एसएसबी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। उसमें रट्टा मारने की जरूरत मत करना, अपना नेचुरल गेम उस पर आपको खेलना है, किसी चीज़ पर रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। तो पीपीडीटी टेस्ट जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट तो आप चुटकियों में निकाल लोगे, ठीक ठाक प्रैक्टिस होगी तो कर ले जाओगे। पीपीडीटी टेस्ट जो होता है इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट,
ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको एक बड़े हॉल में बिठाया जाता है। आप न्यू कमर होते हो तो आगे की रो मिलती है, रिपीटर होते हो तो बीच की, और काफ़ी पुराने रिपीटर होते हो तो पीछे की जगह मिलती है। ठीक है। अब आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए। ठीक है। साफ या हेजी, क्लियर या हेजी मतलब धुंधली या साफ पिक्चर होती है जो 30 सेकंड के लिए आपको एक हॉल में दिखाई जाती है। हर कैंडिडेट को उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है। और अगले मिनट में उसको जितनी भी चीज़ उसने देखी, जो भी कैरेक्टर उसने देखे, उसको उसमें अपने पेज मिलता है, उसमें रिकॉर्ड लिखना है। ठीक है। विद इन द गिवन टाइम ईच कैंडिडेट मस्ट राइट 70 वर्ड, मेक द स्टोरी फ्रॉम द पिक्चर, है ना। डिस्क्राइब नहीं करना, उस पर एक स्टोरी बनना है। और कैंडिडेट को इसमें मूड भी दिखाना है, मूड कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट एज दिखाना है। ठीक है। जेंडर दिखाना है, जेंडर कैसा है ना। और इनको मेन कैरेक्टर को भी हाईलाइट करना है। तो जो भी एक पेज मिलता है उसमें आपको सब कुछ अच्छे से लिखना होता है। ये पूरा आपका शुरू के 2 मिनट आपको इसीलिए मिलती है, और 3 मिनट पूरा आपको पिक्चर पर स्टोरी लिखने को मिलता है। तो ये पीपीडीटी टेस्ट जो होता है, ये समझ लो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ठीक है। इसी पीपीडीटी टेस्ट में आपके पास एक दूसरा स्टेज होती है। ठीक है। जब आपने स्टोरी लिख के चले गए होते हैं, फिर क्या होता है, ये स्टोरी कैंडिडेट को वापस दी जाती है ताकि वो रिवाइज कर सकें, और फिर ग्रुप में उन्हें नरेट करने को दिया जाता है, और आपको लोगों को कन्विंस करना होता है कि आपकी स्टोरी सही है। 1 मिनट आपको मिलता है, आपको अपनी स्टोरी को जस्टिफाई करने का पूरा 1 मिनट मिलता है, और बताना होता है कि आपकी स्टोरी क्यों सही है। ठीक है। द ग्रुप इज देन आस्क्ड टू क्रिएट अ कॉमन स्टोरी इन्वॉल्विंग ईच ऑफ देम एंड देयर प्रिसीव पिक्चर स्टोरीज, है ना। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप को भी एक स्टोरी बनानी होती है, और अगर उनकी स्टोरी आपकी स्टोरी से मैच करती है तो भैया बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप परेशानी में फंस सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पीपीडीटी टेस्ट होता है, इसमें आपको एक हेजी पिक्चर दिखाकर स्टोरी लिखने को कही जाती है। तो वही स्टोरी आपको दूसरी स्टेज में वापस मिलती है, आपको रिवाइज करना होता है, और फिर ग्रुप में बच्चों को नरेट करके उन्हें कन्विंस करना होता है इसके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया डे 1। ठीक। अगर आपने यहाँ पर सब पॉजिटिव रहा तो स्क्रीन इन। अब आप 5वें दिन तक जाओगे, कोई आपको नहीं रोक सकता, मज़े करोगे, आराम से मेस का खाना खाओगे, पूरा बोर्ड के मज़े लोगे, खूब अपना अलग अलग घूम घूम के सेल्फी खिंचवाओगे। चेस्ट नंबर तो मिला ही है, उससे मज़ा आ ही रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी। ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर स्क्रीन आउट हो गए तो आप टोटल बोरिया बिस्तरा बांधोगे और घर के लिए निकल जाओगे। ठीक। चलिए, स्क्रीन आउट होना बहुत ही बुरी चीज़ होती है, और स्क्रीन इन होना मतलब एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता है। ठीक है। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डे 2। ठीक है। डे 2 आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट जिसे बोलते हैं। इसमें आपके 4 टेस्ट होते हैं, टैट, वैट, SRT, SDT, है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं। टैट का फुल फॉर्म थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। अगर इन इस टेस्ट में आपने अच्छा किया है तो समझ लो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट बन जाएगा, और आपके पास रिटन टेस्ट से बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, ये आपका समझ एक तरह का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ से आपकी कैलकुलेटिंग पावर्स जनरेट होगी। अब एक एक करके इन टेस्ट को थोड़ा सा हल्के में समझ लेते हैं। मैं पूरा आपको एक एक टेस्ट करवाऊंगा, अभी इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, ज्वाइन लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ज्वाइन SSB लिख कर। चलो, पहला आता है टैट टेस्ट, है ना। ये पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट भी कहलाता है। ठीक है। जो आपका टैट या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, इसे हम पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ये पीपीडीटी की तरह ही होता है, लेकिन इस बार इसमें पिक्चर एकदम क्लियर होती है, और पिक्चर हेजी भी होती है। और यहाँ पर पिक्चर स्टूडेंट को 30 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, और 4 मिनट मिलते हैं उसको स्टोरी लिखने के लिए, और उसको इस तरह की 12 पिक्चर लगातार दिखाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट पिक्चर इज ब्लैंक साइड इनवाइटिंग द कैंडिडेट टू राइट अ स्टोरी ऑफ देयर चॉइस, और आखिरी में आपका ब्लैंक साइड पर स्टोरी लिखने को स्टूडेंट को कहा जाता है। कैंडिडेट डू नॉट नीड टू रिमेंबर द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ईच पिक्चर्स, देयर इज नो ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टोरी लिखनी होती है और आपको जज किया जाता है बस।
ठीक है। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है, टैग टेस्ट जो होता है, इसमें 12 पिक्चर्स दिखा के आपको स्टोरी लिखने को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये जो होता है ये आपकी वर्ड पावर को टेस्ट करने के लिए होता है ना। द कैंडिडेट शो 60 सिंपल एवरीडे वर्ड इन सीक्वेंस। ठीक है, ईच इज शोन फॉर द 15 सेकेंड। फॉर ईच वर्ड कैंडिडेट राइट द फर्स्ट थॉट दैट केम इन इट माइंड एंड रिस्पॉन्स टू द वर्ड, है ना। आपको 60 वर्ड दिखाया जाएगा सीक्वेंस में। ठीक है, हर वर्ड 15 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, फिर आपको उस पर जो दिमाग में तुरंत जो एक वर्ड आ रहा है, एक लाइन आ रही है, मतलब एक सेंटेंस बन रहा है, वो तुरंत लिख देना है ना। आमतौर पर स्टूडेंट अगर करता है तो 50 से 55 वर्ड्स पर तो लिख ही लेता है। ठीक है, सीक्वेंस में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसमें आपको कुल जो होता है आराम से इसमें आप कर ले जाओगे। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे वर्ड्स बना लोगे, और ये बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होते हैं, इसका प्रैक्टिस से आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। फिर आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, है ना, SRT से बोलते हैं। A booklet of 16 situation is given in which response are to be completed in 30 minutes, है ना। एक 60 सिचुएशंस आपको दी रहेंगी और वो आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। तो इसमें आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसे आसानी से कर ले जाओगे, है ना। लेकिन कुछ सिचुएशंस को रटिएगा नहीं, जो आपके मन में आ रहा है ना, आप उस पर काम करिएगा, क्योंकि वहाँ पे सही और गलत नहीं होता है। वहाँ पे आपको जजमेंट, आपके ऊपर को जज किया जा रहा होता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास यहाँ पर अगला टेस्ट आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, SDT। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, आपके बारे में पूछे जाते हैं। सबसे आसान टेस्ट होता है, आपके बारे में पूछे जाते हैं, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, आपके टीचर, फ्रेंड्स, आपकी लाइफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आप उसमें अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। तो ये सबसे आसान टेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी अगर आप झूठ का सहारा ले रहे हो तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। याद रखिएगा, झूठ की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। आपको अपने आप को एकदम क्लियर कट व्यूज़ के साथ यहाँ पर जाना है, और जिसके व्यूज़ एकदम क्लियर होते हैं वो ये सारे टेस्ट तुरंत पास कर लेता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन जो कंफ्यूज होते हैं वो परेशानी में फंस सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, डे 2 में आपके 4 टेस्ट होने हैं। ये 4 टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, आसान से होते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे आराम से निकल जाएंगे, है ना। चलिए, अब डे 3 में क्या होता है। डे 3 होता है और डे 4 होता है आपका GTO टेस्ट, है ना। ठीक, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको यहाँ पे मिलता है ना, और वो आपके कुछ ग्रुप टास्क करवाता है। ठीक है, जिसे ग्रुप टेस्ट भी बोलते हैं। इस टास्क में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं। ठीक है, स्मॉल ग्रुप टास्क होते हैं। इंडिविजुअल टास्क होते हैं, ऑब्स्टिकल, कूदना, भागना, है ना। स्नेक रेज होती है। कमांड टास्क होता है। लेक्चरेट होता है, और फाइनल ग्रुप टास्क होता है। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। GTO में अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेहनत कर ली, देखिए फिजिकल काम होता है, ये सब फिजिकल। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी मिलिट्री के मैदान में या NCC के मैदान में जाकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं तो हम आपको GTO ऑफलाइन कराएंगे, लेकिन ये GTO हम तब आपको कराएंगे जब आपका SSB लगी होगी, है ना। उसके 1 महीना पहले हम आपको ये GTO करा सकते हैं, क्योंकि GTO के लिए फिर आपको ग्रुप में आना पड़ेगा, और ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप अपने साथ में नहीं रहोगे ना ज़्यादा लोग, तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर GTO वगैरह जो होता है एक फ़िज़िकल वर्क होता है, फिजिकल टास्क होता है, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस आपका अगर माइंड बैकअप है ना तो आप इसे कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। लेकिन इसके मार्क्स काफ़ी वैल्यूबल होते हैं और ये कैलकुलेट होते हैं। अगर आपने इसमें हर एक चीज़ में एक मिनिमम नंबर अचीव कर रखा है तो आप आराम से डे 5 में जो आपके साथ होने वाला है वो आपका पॉजिटिव एक्सपेक्ट में जाएगा, और आपको कोई भी ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकता है
है ना। बस आपको एक एक चीज़ पर अच्छे से कमांड ले हासिल करना है, रटना कुछ नहीं है। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन करना है, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने दिमाग पे कुछ ज़्यादा जोर दे के रटना रटाए पे काम करोगे तो भैया ये नहीं हो पाएगा। ऑफिसर बनने के लिए आपको अपनी नेचुरल फ्लो में जाना है। नेचुरल फ्लो मतलब जो आप ओरिजिनल हो उस पर काम करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक, जीटीओ होते होते एक चीज़ याद रखिएगा, जीटीओ होते होते ठीक है, एन इंडिविजुअल कैंडिडेट इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इट इज़ बेस्ड ऑन द PIQ फॉर्म्स, है ना। जो ये आपका PIQ फॉर्म होता है ना, इसको भरना अच्छे से ज़रूर सीखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो ये आपसे भरवाया जाता है और इसी PIQ फॉर्म में कोई भी चीज़ कभी गलत मत लिखना इसमें, क्योंकि यही PIQ फॉर्म आपके लिए कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है। आपने उसमें ज़बरदस्ती कुछ हॉबीज़ लिख दी जो एक्चुअली है नहीं, और फिर उसने आपसे पूछना शुरू किया भैया ये हॉबी तुम्हारी है, और तुमने फिर क्या किया, तुमने कहा अरे सर ऐसा तो वैसा, वैसा तो वैसा, और आप फंस गए, आपका इंटरव्यू बेकार हो गया। तो कभी भी PIQ फॉर्म में ऐसी कोई चीज़ मत लिखिएगा जिस पर आपको पूरा भरोसा ना हो, कोई भी फेक चीज़ मत लिखिएगा। हमेशा कोशिश करिएगा PIQ फॉर्म में वो चीज़ लिखिएगा जो ओरिजिनल है, जो आपकी अपनी चीज़ है, जिस पर अगर कुछ पूछा जाए तो आप गलत नहीं कर सकते। क्योंकि PIQ फॉर्म आपने डे 1 पे भरा होता है तो आपको कई सारी चीज़ें नहीं याद होती आपने क्या लिखा है उसमें, है ना। लेकिन अगर आपको असली चीज़ लिख रहे हो, है ना, तो आप हमेशा उसमें अगर कोई बना के चीज़ नहीं लिख रहे हो तो हमेशा आपको वो याद रहेगी क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है ना। तो याद रखिएगा, PIQ फॉर्म इसीलिए तीसरे चौथे दिन आपका जज होता है क्योंकि पहले दिन वाली चीज़ आप भूल चुके होते हैं। साथ ही साथ कुछ GK के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, PIQ फॉर्म में जो आपने लिखा है वो याद रखिएगा, मैं ये बस बोलना चाहता हूँ। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और डे 5 फाइनल डे कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, उनका दिल टूट जाता है, परेशान हो जाते हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आउट होते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस इन भी बहुत सारे स्टूडेंट हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं क्योंकि ऑफिसर्स तो कुछ ही बन पाते हैं। तो जो गलती करेगा वो परेशानी, उस गलती का मुआवजा देगा। ठीक है, फाइनल डे होता है, जितने भी ऑफिसर आपको इंटर होते हैं आप सब अपने यूनिफॉर्म में आते हैं। ठीक, और सब कैंडिडेट के सामने आते हैं। ठीक, all officers in proper uniform attend a conference with each candidate. They will also have a conversation with a panel of assessor. The assessor will look for the confidence and expression when speaking, positive attitude, adversity and in life and honesty. ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं और फिर फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है। बहुत सारे बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं। फिर जो स्क्रीन इन हो जाते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक है, कभी कभी बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, है ना, तो वो उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है, लेकिन आपको कुछ समय मिलता है मेडिकली फिट होने का। अगर आप फिट होकर वापस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, ये पूरा मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है इन शॉर्ट, इन जनरल। मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान तरीके से चीज़ों को बताने की, है ना। और मैंने कोशिश करी है कि भैया आप लोग SSB की जानकारी ले लो। दुनिया में कोई भी कहे कि मैं तुम्हारी SSB निकलवा दूंगा, भैया वो एकदम झूठ बोल रहा है। ठीक है, हाँ, कोई मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको SSB के लिए गाइड कर दूंगा, ये एकदम सही है। गाइड करना अलग बात है, SSB निकलवाना अलग बात है। कोई भी लड़का SSB की कोचिंग करने के बाद तुरंत SSB निकाल ले, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो रट के जाता है। रटने का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको अपनी ओरिजिनल चीज़ों को दिखाना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको SSB की जानकारी नहीं अच्छी मिली है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि SSB की जो ओरिजिनल जानकारी है उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है। ठीक है, और भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, है ना। और अगर आपको SSB की तैयारी करनी है तो आपको ज्वाइन SSB लिख कर व्हाट्सएप कर देना है मुझे। ठीक है, ज्वाइन SSB लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर देना है 7860716884, है ना। साथ ही साथ अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, है ना।
ये याद रखिएगा। इस प्रोग्राम में जो हम अपकमिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको पूरी एसएसबी की डिटेलिंग कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस मतलब जो भी मेन चीज़ें हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वही प्रैक्टिस हम आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, कोई एसएसबी कराने के लिए कोई मेजर कर्नल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक अच्छा ट्रेनर जो एनसीसी का ट्रेनर है वो भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। ठीक है, एक जानकार व्यक्ति आपको बहुत कुछ बता सकता है, और मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूँगा कि और वीडियोस बनाऊँ। बस आपका सपोर्ट मिलता रहे, इसी तरह से वीडियोस को लाइक और शेयर करके दोस्तों तक फैला डालो, है ना। और मैं इस पर और बेहतर कुछ चीज़ों को बनाऊँगा, मैं वो चीज़ आपको देने की कोशिश करता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलती है। तो गाइज़, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।